सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने अमेरिका और यूरोप समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में अधिक निर्यात, मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के अलावा ज्यादा कृषि उत्पादन, अच्छे मानसून और ग्रामीण भारत के प्रति सरकार की समर्थनकारी नीति से देश की विकास दर विश्व के सर्वाधिक तेज विकास दर बन रही। जीएसटी वसूली की बात करें तो लगातार छठे महीने जीएसटी की बम्पर वसूली हुई है। आर्थिक सुधार का जीएसटी राजस्व पर यह सकारात्मक प्रभाव है। इस साल अगस्त में 1,43,612 करोड़ रुपए जीएसटी की वसूली पिछले साल अगस्त की तुलना में 28% की वृद्धि है। हाल ही में पीएम मोदी ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि G20 देशों में भारत सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला देश है और भारत में अब तक का सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है। जब वही देशवासी हैं, वही क्षमता और संसाधन हैं, तो आखिर पिछले कुछ सालों में क्या बदला है? वैश्विक महामारी के बीच बड़ी आबादी वाले भारत देश में ये कायाकल्प कैसे हो रहा है? आज बड़ी बहस इसी विषय पर। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। पहले हम बहस शुरू करें, इससे पहले आपका तारुफ उन मेहमानों से करा देते हैं। भास्कर घोष साहब है बीजेपी पार्टी से, वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता है, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि विषय आपका है तो शुरुआत आपके साथ ही होनी चाहिए। जहां एक तरफ तमाम तरह की क्राइसिस की बातें की जा रही थी, कोरोना महामारी और उसके बाद एक के बाद एक तमाम आफत का दौर, इस बीच में जो प्रेडिक्शंस आई हैं, खास करके अगर आईएमएफ की इन प्रेडिक्शंस की बात की जाए जो भारत के लिहाज से तो बहुत सकारात्मक दिखाई देती हैं, इसको लेकर के आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, अब तो प्रेडिक्शन क्या, अब तो आपके सामने फिगर्स आ गई हैं। आज के दूंगा हमारे प्रधानमंत्री के विजन को आज 13.5% की जीडीपी ग्रोथ हमने फर्स्ट क्वार्टर में दी है। ग्लोबल डेटा आपको दे दूं, यूएस दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी। मैं आकाश जी के पास वापस लौटती हूँ, कुछ ऑडियो इश्यूज हैं, ऑडियो ठीक से उनका नहीं आ रहा है। भास्कर घोष जी, आपके लिए तो वाकई ये बहुत सकारात्मक भी है और पीठ थपथपाने वाला विषय भी। 13.5% ग्रोथ, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं पहले से ही बताता पहले से ही इस मुद्दे पे जब बातचीत किया, मैंने बहुत साफ तरीके से स्टैटिस्टिक्स दे करके मैंने बताया कि ये जो कोरोना काल है, इसके बाद जो होगा, ये इकोनॉमी कैसे घूमेगा, इसका एक आकलन मैं देता हूं आज के दिन में। अभी जो जीडीपी रिलीज हुआ है मई 31, 2022 का, इसका इकोनॉमिक ईयर 2021-22 में 8.7%, वो 1.5% हायर देन द लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBBF क्या रिपोर्ट दे रहा है? ये कह रहा है कि जो मुद्दा जीडीपी को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इफेक्ट करती है, जैसे टैक्स बायंसी हो गया, स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स सिस्टम हो गया, असेसमेंट हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर टैरिफ हो गया, ये सब अपना इतना कंट्रोल में हमारे गवर्नमेंट, हमारे माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री इतना अच्छे से कंट्रोल किए कि उनकी नतीजा है कि आज भारतवर्ष 3 मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के अंदर आ चुके हैं और 10-15 साल के अंदर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे कहने नहीं है, सरकार का कहना नहीं है, IBEF जो है, दैट इज एक बड़ी संस्थान है, उनका कहना है। अब मैं आता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ IT क्या कह रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ IT वो कह रहे हैं कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। डेलॉयट क्या कह रहा है? डेलॉयट कह रहा है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंडियन ग्रोथ हो रहा है वो 7.1 to 7.6% इन 22-23 वित्तीय वर्ष में, 6.6 to 6.7% ये 23-24 वित्तीय वर्ष में। ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? डेलॉयट का जो डॉक्टर रुमकी मजूमदार जो ने कही है कि प्राइमरी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, प्राइमरी
domestic demand driven economy with consumption and investment contributing to 70% of economy। यही हमारे इकोनॉमी के सबसे बड़ा मुद्दा है जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कि हमारे टोटल इकोनॉमी हमारा अपना कंजम्पशन और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है, बाहरी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमारा डिपेंडेंट नहीं है। और इसी का नतीजा है आरबीआई जो कह रहा है कि 10,000 लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी प्रॉफिट ग्रोथ, जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी वो प्रॉफिट टू सेल्स ग्रोथ रजिस्टर कर चुके हैं इन द लास्ट पास्ट ईयर्स। सो ये अगर देखें तो चाइना के बराबरी आज चाइना का जो लास्ट 3 मंथ्स का जो भी ग्रोथ है 0.04%, उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और आज के दिन में ग्लोबल वेल्थ का 26% चाइना होल्ड कर रही है, वेदर एज इंडिया उससे कई छोटे टर्नओवर वाला और छोटा जीडीपी वाला कंट्री होकर भी 21% ऑफ ग्लोबल वेल्थ ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। और रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 6% आज के दिन में हो रहा है। ये जो इंडेक्सेस हैं यही दिखाता है कि हमारे 5 साल में वाकई न सिर्फ खुशी जाहिर करने का भी विषय है, बल्कि जो प्रेडिक्शंस आगे के लिए हैं उसको एक टारगेट मिल चुका है जिसे अचीव करना भर बाकी है। कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से जारी है, कहा जा रहा है सकारात्मक प्रयास हैं। आकाश जी के पास जा रही है, ऑडियो इश्यूज थे पहले। आकाश जी, मैं आपका एक बार फिर से रिएक्शन जरूर चाहूंगी सर, क्योंकि यहाँ पर जो 13.5 जो फिगर आई है ये बहुत सकारात्मक है, लेकिन पूरे साल भर के लिए जो एक आगे की प्रिडिक्शन की गई है वो तो और भी ज्यादा बहुत बढ़ावा देने वाली हुई दिखाई देती है। जी, पहले तो 13.5% फिगर का मैं बता दूं आपको जी। आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ उनकी नेगेटिव आई है, माइनस में आ रही है। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना, जीडीपी ग्रोथ आई है मात्र 0.4%। हिंदुस्तान की आप जीडीपी ग्रोथ देखिए 13.5%। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के विजनरी एफर्ट को कि आज कोरोना के 2 साल बाद और अब रशिया यूक्रेन वॉर को 6 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान इतनी बढ़िया जीडीपी ग्रोथ एग्जिबिट कर रहा है जी। आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम रहेंगे। और इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा जो सिंपल कारण है वो ये है, ग्रेट इंडियन डिमांड जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो गई है। आज कस्टमर बाजार में वापस जा रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर जो है खाना खाने के लिए लोग जा रहे हैं, बाजार में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, गाड़ियों की 2 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है, लोन की डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट की प्राइसेस कई बेल्ट से मैं गिना सकता हूं आपको, यमुना एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चंडीगढ़ ट्राई सिटी हो, मुंबई का जो है पेरिफेरल्स हो, सब जगह बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इंडियन ग्रोथ स्टोरी आज चमक रही है। जबकि हमारे राइवल्स का हाल देखिए, यूएस में उनके जो है फेड के चेयरमैन खुद कहते हैं कि यूएस के सामने रिसेशन फेस कर रहा है और इतनी बड़ी वहां पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि उस इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए इंटरेस्ट रेट आगे भी उन्हें बढ़ाने पड़ सकते हैं और उसकी वजह से रिसेशन से मेरा मतलब ये है कि ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ये यूएस जैसी इकोनॉमी का हाल है। उसके अलावा आप देखिए यूरोपियन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन 9% के पास इन्फ्लेशन चल रही है, जबकि वहां पे इन्फ्लेशन कभी होती ही नहीं थी। तो आज की तारीख में ठीक है, मानता हूं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ में कुछ बेस इफेक्ट का भी जो है हमें बेनिफिट मिला है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2020 का लगाते हैं तो उस समय कोरोना था, लॉकडाउन था। पिछले साल भी अगर फर्स्ट क्वार्टर लगाते हैं तो कुछ हद तक लॉकडाउन का असर था। बट ओवरऑल इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे आई है, आई थिंक वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जिस तरीके से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, बहुत फास्ट स्पीड पे काम कर रही है। जो सिटीज 15 घंटे लगते थे ट्रेवल करने में, वहां पे 5-5 घंटे का ट्रेवल ये सरकार जो है प्लान करके दे रही है और कुछ सिटीज में तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस सरकार ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कमियों को आइडेंटिफाई करके उन कमियों को प्लग किया है। मतलब आकाश जी, यहाँ पर विपक्ष तो लगातार सरकार की नीतियों पर और खास करके इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसीज रही हैं उसको लेकर के हंगामा मचाता रहा, चाहे मॉनसून सत्र की बात करें या फिर इससे पहले के ग्रीष्मकालीन सत्र की बात करें, लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर के रोना रोता रहा। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आए तो रिपोर्ट तो इससे बिल्कुल अलग है, यानी कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इसको कहा जा सकता है। फिर देखिए, विपक्ष की मैं बहुत इज्जत करता हूं, विपक्ष डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। तो विपक्ष अपने मुद्दे रख रहा है तो विपक्ष को मुद्दे रखने चाहिए और विपक्ष की बात हमें सुननी भी चाहिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का डेटा हमें बता रहा है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है बदस्तूर जारी है। आज देखिए आप, मैं जो है
ऑपोजिशन की बहुत इज्जत करता हूं, उनसे विद ड्यू रिगार्ड्स पूछना चाहता हूं, आज आप देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन कहाँ है। अभी जैक्सन होल का सिंपोजियम हुआ, वहां अमेरिका के फेड के चेयरपर्सन क्या कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी में, यूके में इन्फ्लेशन का हाल देखिए क्या है, जापान जैसी इकोनॉमी, जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज है, उनमें हाल देखिए हमारा डेटा। और ये जो डेटा है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। और आज देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा कैसे है, मैं यही समझना चाहती हूँ कि जो विकासशील देश है, भारत तो एक विकासशील देश की श्रेणी में ही है अभी तक, विकसित देशों की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई और वो जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सरकार की जितनी नीतियां या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट इस दरमियान किए गए और आत्मनिर्भरता को लेकर के जितना प्रेशर दिया गया, वो तमाम पॉलिसीज मुझे लगता है कि ज्यादा कारगर साबित हुई हैं बनस्पत की। हम सब जानते हैं कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की नौकरियां गई, बाइंग कैपेसिटी भी कम हुई, सैलरीज कट हुई। उसके बावजूद अगर हम इतना बेहतर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कि सरकार का जो बाकी तमाम विषयों को लेकर के एक अम्ब्रेला कवर देना था वो कारगर साबित हुआ। बिल्कुल सही, आई एम टोटली विद यू। देखिए जो हमारी सरकार की बहुत अच्छी नीतियां हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, बीइंग वोकल फॉर लोकल, वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं प्ले आउट किया है। दूसरा देखिए हमारे एक्सटर्नल रिलेशनशिप, आज जो है जहां हम OBOR जैसी, चाइना की BRI ऐसी चीजों से हम दूर रहे, आज चाइना जो है दुनिया भर में जाना जा रहा है कि उसको BRI लेके आए, उसकी वजह से श्रीलंका डूबा, पाकिस्तान डूबा। आज की तारीख में हमारे पड़ोसी मुल्क देखें, नेपाल, भूटान, सब जगह दिक्कत है। हिंदुस्तान इस तरह की ट्रीटी से बचा रहा और हिंदुस्तान ने आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम क्या कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रीटीज कर रहे हैं कंट्री से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, यूके जैसी कंट्री से बायलैटरल ट्रीटी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया आज डिफेंस के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी कुछ समय पहले एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने नई हाइट्स अचीव की हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान में कमी थी, पहले हम सर्विसेज के लिए जाने जाते थे, एग्रीकल्चर कन्वेंशनली हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में भी हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉब जनरेशन भी इंडिया में बढ़ रही है। आज की तारीख में आप आईटी और सर्विसेज में देखें, आईटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का कितना अच्छा चल रहा है। आज बात होती है हमेशा कि $79.50 पहुंच गया, ठीक है हमें नुकसान है, लेकिन आईटी और सर्विसेज जो हमने एक फॉर्मिडेबल एक्सपोर्ट उसका बना लिया है, उसकी वजह से, डॉलर की वजह से हमें इनफ्लोज भी कहीं ज्यादा बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे जो नेतृत्व रहा है, अच्छी पॉलिसीज रही हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं बता दूं, इस सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए इतने बेहतरीन काम है, वो नंबर्स या फिगर्स में नहीं आते, लेकिन वो ओवरऑल डेटा में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो आज 13.5% की जीडीपी ग्रोथ है, कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर तेजी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसा आ रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितनी चीजों का हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा लिया है, बायलैटरल ट्रीटीज हम कर रहे हैं। आज देखिए चाइना जैसी कंट्री, वो क्या करते रहे, उन्होंने बहुत सी गलत पॉलिसीज अपनाई, रियल एस्टेट और बैंक्स का उनके यहाँ बुरा हाल है। आज कितनी ग्रोथ है, मात्र 0.4%। आज जो पैसा ग्लोबल मनी चाइना में जाना था वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं लौटती हूँ आपके पास में आकाश जी। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर्वेश जी, यहाँ पर विपक्ष तो लगातार रोना रोता रहा कि सरकार की नीतियां भारत को दरअसल कंगाली की तरफ धकेलने का काम कर रही हैं। जल्द ही हमारा भी हाल वही होगा जो श्रीलंका का देखने को मिल रहा है या फिर जो पाकिस्तान की हालत है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट इससे बिल्कुल अलग है, विपरीत है। क्या ये कहा जाए कि विपक्ष का सिर्फ ये हो हंगामा मचाना किसी भी डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था? किस तरीके से देखें इसको? देखिए, आपने सही कहा, विपक्ष की जो भी न्यूज कराई थी, जो भी हंगामा कर रहे थे, उसका प्रोपेगेंडा था। देखिए, सरकार के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी क्रिटिक रहे हैं। उनमें एक जो फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, रघुराम राजन थे, उन्होंने जब ये क्राइसिस आया और फिर में आने लगा कि भारत का भी कुछ सालों में ऐसा हाल हो सकता है, तो उन्होंने बड़े प्यार से न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा और कहा कि भारत की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और जिस तरीके से गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, जैसा कि इकोनॉमिक साहब भी बता रहे थे, तो देखिए उसके जो परिणाम है दूरगामी हमें नजर आए और धीरे धीरे उसके आ रहे हैं। हमने देखा कोरोना में हम स्थिति कैसी चरमरा गई, सप्लाई चैन गया था, उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है,
उसमें सप्लाई चेन बाधित हुआ, और सबों के बावजूद अगर एक क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट 13.5 आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके के मानसून का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके पाठक का जी भारत सिंगल फिगर में भी नहीं है, 2 डिजिट्स में पहुंच गया है ये ग्रोथ, और अगर ऐसा ही रहा तो आगे की प्रिडिक्शन तो ये है कि 16.2 हो जाएगा साल 2022-23 के लिए। देखिए एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन उस पर बहुत चीज डिपेंड करता है, और जिस तरीके से बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। जैसे कि एक लक्ष्य दिया गया कि 2047 तक हमारा जो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, अभी हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर सरकार जो भी मेजर्स ले रही है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ले रही है, उसके दूरगामी परिणाम हमें जरूर नजर आएंगे, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो हम कोशिश करेंगे। सरकार किसी भी, जैसे अभी देखिए महंगाई दर जो था उसको लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने मेजर्स लिया, क्या उसके बाद देखिए तो 7.7% से 6.7 समथिंग तो जो आरबीआई सरकार है वो रात दिन कर रही है हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े। चलिए, मैं चंद्रमोहन जी का, आपका ऑडियो बीच में कुछ इंटरप्ट हो रहा है। चंद्रमोहन जी, मैंने लगातार विपक्ष का जिक्र किया, और क्योंकि विपक्ष के चेहरे के रूप में आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इन आंकड़ों को लेकर के, और उसके बाद साथ ही एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि लगातार राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अर्थव्यवस्था की बदहाली का रोना रोते रहे हैं। ट्विटर पर अभी भी मुझे लगता है 1-2 दिन पहले ही, और अभी 4 तारीख को तो आपका एक बड़ा कैंपेन भी शुरू होने वाला है महंगाई से लेकर के अर्थव्यवस्था बचाने को लेकर के। क्यों इतना हो हंगामा, क्यों इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, जबकि आंकड़े तो इसके बिल्कुल अलग हैं? भाजपा के फाइलों में गांव गुलाबी है, मगर ये आंकड़ों का खेल झूठा और ख्याली है। मतलब कौन बना रहा है ये आंकड़े? अब आंकड़ों का खेल भारत ख्याली है, सरकार ये तो थोड़ा बना भाजपा रही है जवाब सर। देगी। अगर देश के अंदर आंकड़े मजबूत थे तो बेरोजगारी, महंगाई, आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, सुन रहे थे, मैं बोलने दीजिए। अगर आंकड़े मजबूत हैं तो फिर बेरोजगारी क्यों है? आंकड़े मजबूत है तो महंगाई क्यों है? आंकड़े पे जाइए ना चंद्रमोहन जी, अरे यार अभी आप बोलने दीजिए, आंकड़े के बाद आप भी बोलने आए हैं कि आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो बोलने दीजिए, डिबेट कर रहे हैं ना, दे रहे हैं आपको, आंकड़े भी दे रहे हैं। अगर आंकड़े मजबूत हैं, सोर्स भी बताइए, आंकड़े मजबूत हैं तो आंकड़े के बाद बेरोजगारी क्यों है? आंकड़े मजबूत हैं तो महंगाई क्यों है? आंकड़े मजबूत हैं तो बंद होती फैक्ट्रियां क्यों हैं? आंकड़े मजबूत हैं तो भुखमरी और कुपोषण क्यों है? और जिसकी आंकड़े की बात करें मैं आपको चारों को आंकड़े दीजिए। अब मैं दे रहा हूं, सब्र करिए, फिर डिबेट को होने दीजिए। डिबेट ऐसी नहीं है जिसमें बोलना पड़े, और मैं बोलूंगा तो आपकी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज 10 जितनी भारी है। 2022-23 में पहली तिमाही के अंदर जीडीपी ग्रोथ 13.5%, असलियत भावा जीडीपी ग्रोथ नहीं, जीडीपी से कम हुई ग्रोथ। 2019-20 में Q1 जीडीपी रुपीज 35.49 लाख। उसके बाद आ जाओ तो 2020-21 के अंदर Q1 जीडीपी 27.04 लाख। उसके बाद फिर आ जाओ 21-22 में जीडीपी 32.46 लाख। फिर 22-23 के अंदर 36.8 लाख। 3 साल में मात्र 3.8 जीडीपी ग्रोथ, और उसके बाद हल्ला कितना? कहां से सोर्स? उसके बाद सोर्स उसके बाद हल्ला कितना? सोर्स क्या है? उस हल्ले का हल्ले सोर्स पे है, सोर्स बताइए। दे रहा हूं, हल्ले का सोर्स दे रहा हूं ना। अरे आंकड़े का अरे सोर्स दे रहा हूं हल्ले का सोर्स। चंद्रमोहन हल्ले का जी, सोर्स ये है, चंद्रमोहन जी, देश पहले के सवाल सुन प्रधानमंत्री लीजिए। 5 किलो का अनाज ये देते हैं, चंद्रमोहन और जी, 5 किलो के अनाज फिर को हम देते फिर हम कहते हैं कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा करने के अलावा कुछ नहीं करती, तो आपको आपत्ति होती है। चंद्रमोहन जी, सवाल सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी, हवाबाजी में आरोप नहीं लगाए जाते। चंद्रमोहन जी, आपको सुनना होगा, ऐसे नहीं होता है। हवाबाजी में आरोप नहीं लगाए जाते। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आईएमएफ के आंकड़े हैं। आप अपना सोर्स बता दीजिए कि कौन से सोर्स से आपको आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़ों में से मैं आंकड़े दे रहा हूं, आईएमएफ का आंकड़े देते हैं, मैं उसी आंकड़ों में से दे रहा हूं, IMF डिटेल दे रहा हूं। मतलब आईएमएफ एक पेज पर अलग आंकड़े दे रहा है, दूसरे पेज पर अलग आंकड़े दे रहा है। कैसी बातें करते हैं आप? चौथाई दर जीडीपी 40.278 लाख। 22-23 में तिमाही जीडीपी का 36.85। फिर ये कौन जवाब देगा? फिर बंद होती फैक्ट्रियां, गरीबी, बेरोजगारी, कौन जवाब देगा इसके ऊपर? आप आंकड़ों के खेल के ऊपर तो बहुत सारे खेल खेले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काउंटर करना चाह रहे हैं। दीदी जी, मैं यहाँ पे चंद्रमोहन जी की तरह हर बात पे मोदी जी को नहीं लाते हैं। हर बात पे मैं आंकड़े को लाता हूँ, आंकड़े का सोर्स को लाता हूँ। मेरा पास आईएमएफ का आंकड़े हैं
आज का टॉपिक जो है कि चाइना से इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा हो रहा है, ये टॉपिक है हमारा। सर चाइना ही नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन ब्रिटेन भी जहां है, पर राइट। नुकसान हो रहा है राइट, वहां उसका पर वो भी- चुनौतियां झेल रहे हैं, और बावजूद इसके तमाम चुनौतियों के बीच भारत की जितनी बड़ी आबादी है उसके बावजूद उन तमाम चुनौतियों के बीच भारत अगर अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए। फिर यही तो- प्रोपेगेंडा क्यों होता है? यही तो विपक्ष का प्रॉब्लम है कि विपक्ष अपना आईने नहीं देखते हैं, अपने अपने घर का आईने सब तोड़ दिए हैं। मैं आईने दिखाता हूं उनको। आईएमएफ का रिपोर्ट ये है कि चाइना आज $15 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इंडिया तकरीबन $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जी। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है देखिए इंडिया का जो जीडीपी है उसका एग्रीकल्चर 15.4% है, चाइना का 8.3% है। इंडस्ट्री का शेयर 23% इंडिया का है और चाइना का 39%। जी। और सर्विस सेक्टर का 61.5 और चाइना का 52.21। और अभी आईएमएफ ये आंकड़े दे रहे हैं कि ग्रोथ परसेंटेज में, जीडीपी ग्रोथ परसेंट में इंडिया 5.574 ओवरऑल 2022 का आंकड़े हैं और 6.816 चाइना और इंडिया में ग्रोथ परसेंटेज सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग का वेरिएशन है, चाहे वो $15 ट्रिलियन हो। आज ये चंद्रमोहन जी को समझना होगा कि देश हमारे के अंदर चेंज क्या हुआ, बोलने दीजिए, अगर चेंज देश के समझने के अंदर लिए आपकी बुद्धि चाहिए। जीडीपी ग्रोथ ये हुई समझने तो के लिए देश बुद्धि के अंदर चाहिए, थोड़ा सा बेरोजगारी बुद्धि की अप्लाई दर कीजिए। क्यों नहीं कम आज हुई? हमारे देश के अंदर गरीबी दर क्यों नहीं कम हुई? देश के अंदर जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चलिए, जो व्यापारी जो इसका यहाँ जवाब- देश का व्यापारी इसका जवाब मैं पहले पाठक जी क्यों से नहीं लेने रुका? की कोशिश अगर करती आपके हूँ और रहते फिर हुए आकाश उसको जिंदल जी से strength इसको मिली, समझने तो की उसके कोशिश रहते करूंगी। हुए आकाश देश जी के के पास अंदर पहले चले business जाते करने के हैं। लिए उसे आकाश बाहर को जी, जाना सुनिए, पड़ता है। आकाश चंद्रमोहन जी, ये ये आप- GDP आपके कोई रहते निजी आपके स्पेक्ट्रम टाइम के का रहते घोटाला आकाश जी नहीं के है। आकाश जी के ये ऑडियो को निजी अब किया स्पेक्ट्रम का जाए। घोटाला नहीं चंद्रमोहन है, जी ये और आंकड़े हैं। भास्कर जी के ऑडियो को पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा डाउन कर लिया जाए, समझ लेते हैं। क्योंकि जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बदहाली में हैं, बावजूद इसके ये किस तरह की इकोनॉमी है जो बढ़ती जा रही है और आंकड़ों में कैसे बढ़ रही है, लेकिन सामने से दिखाई क्यों नहीं देती? आकाश जी, विपक्ष जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर ये प्रश्न आ गया है। पहले तो वो इन आंकड़ों को मानते ही नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर वो हवाला दे रहे हैं उन तमाम बंद होती फैक्ट्रीज का जिसको शायद इन आंकड़ों में नजरअंदाज कर दिया गया। उनका ये कहना है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन रुक रहे हैं, बावजूद इसके दावा ये किया जा रहा है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, सबसे पहले तो चंद्रमोहन जी को मैं कंपैरेटिव डेटा दे दूं। अभी बातें हो रही थी, मेरे मित्र बात कर रहे थे चाइना की। चाइना में हालत ये है कि लोगों ने घरों के लिए लोन ले लिया है। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके कारण चाइना की जीडीपी ग्रोथ पड़ी हुई थी जी। वो फेल होने की कगार पे हैं, फेल हो रही हैं और चाइना के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। फिर चाइना ने क्या किया, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट्स की। कहां इन्वेस्टमेंट्स की? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की और न जाने कितने शोज मैं नेशनल चैनल पे कर चुका हूं जी। कि चाइना खुद तो बर्बाद हुआ उस पैसे में, साथ ही साथ श्रीलंका को भी ले डूबा, पाकिस्तान को भी ले डूबा। हमारी हिंदुस्तान की सरकार का थिंकिंग देखिए, विजन देखिए। हमें चाइना के उस BRI के लिए बार बार इन्विटेशन आया, लेकिन हमारी सरकार ने हमेशा उसको ना की। तो इससे बड़ा डेटा क्या होगा आपके सामने? आज श्रीलंका को लेके कितनी स्टोरीज हुई हैं, पाकिस्तान को लेके कितनी स्टोरीज हुई हैं, क्या उसको लेके विपक्ष के मेरे मित्र कोई डिनायल दे सकते हैं? जहां तक जीडीपी ग्रोथ की बात है, चंद्रमोहन जी को बता दूं, ये लाखों की बात करें मेरे दोस्त, विपक्ष की मैं पूरी इज्जत करता हूं, आपकी पार्टी की भी। लाखों में जीडीपी ग्रोथ नहीं होती। जीडीपी ग्रोथ हमारी, आप कहें, मैं क्वार्टर टू क्वार्टर आपको डेटा दे सकता हूं और ये जो फिगर्स हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। ये आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in की फिगर्स नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है मेरे दोस्त। तो इसमें प्लीज आप डेटा को गलत ना ठहराएं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसके बारे में कहीं कोई शक नहीं है। आपने कहा बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, कृपया मुझे गिनवा दें कौन कौन सी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, मेरा तो कारोबार ही ये है कि सारा दिन मैं एनालाइज करता हूं। अगर मेरे ज्ञान में कोई कमी है तो मैं आपसे ज्ञान लेके खुश हूंगा। मुझे कृपया उन 5 बड़ी लिस्टेड कंपनीज के नाम आप बताएं। आपने तो कहा सैकड़ों कंपनियां बंद हुई हैं, कृपया 5 कंपनियों के नाम बता दें। चंद्रमोहन जी से इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी से। तो वो उनके नाम, कंपनियों के नाम बताएंगे मुझे। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं चाहूंगी इसका जवाब चंद्रमोहन जी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं देता हूँ जवाब अभी। जी। मैं अभी निकाल कर आंकड़े से चलिए, जवाब जब दूंगा। तक सर्वेश जी का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। मैं सर्वेश आंकड़े जी, से यहाँ जवाब पर दूंगा। कांग्रेस की तरफ से जो मैंने सवाल आया कंपनियों के था, नाम मांगे जनाब। मैं कांग्रेस ही दूंगा मैं आपको आकाश जवाब। जी का सवाल नाम तो तो सुन लिया, बताइए, सर्वेश जी का भी एक बार चंद्रमोहन जी, रुक कर आपके रही नाम हूँ। बताइए, नाम सर्वेश जी, बताइए। यहाँ पर कांग्रेस तो एक बार फिर से वही सवाल खड़े करने लगी कि कैसा आंकड़ा है, आंकड़ों पर भरोसा नहीं करती है। जब सरकार कोई आंकड़ा जारी करती है तो उसे सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह के दायरे में ले आती हैं। आपका क्या रिएक्शन है चंद्रमोहन जी की इस प्रतिक्रिया को लेकर?
देखिए प्रीति जी, जब आंकड़े अगर सरकार के अगेंस्ट होते हैं तब तो ये उन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हैं। इवन आईएमएफ का भी अगर आप ये ले तो अपने डेटा में उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 की इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7.4 रहेगी। अगर इंडियन डाटा पे इनको भरोसा नहीं है तो क्या आईएमएफ डाटा कोई मैनिपुलेट कर सकता है क्या? तो हमारे इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो वो भी डाटा पे विश्वास करते थे। जबकि आरबीआई की भी प्रेडिक्शंस यही है कि जून की तिमाही के लिए 16.2 का ये आंकड़ा छू सकता है, लेकिन जब ये तो 13.5 को ही नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आरबीआई के भी इस प्रेडिक्शन को ये आगे एक्सेप्ट करने वाले हैं। उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि आरबीआई कहीं ना कहीं तो सरकार से ही गवर्न हो रही है ना, कंट्रोल हो रही है। देखिए अगर ऐसा होगा तब तो हर सरकार में ऐसी मैनेजमेंट होगी, क्योंकि देखिए जब माननीय तो डेलॉयट भी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो जाएंगे, आईएमएफ भी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो जाएंगे, सारे गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रश्न कर सकते हैं, उनका राइट है विपक्ष में करके। और पी चिदम्बरम, उसके बावजूद अगर आप आरबीआई की क्रेडिबिलिटी पे, पहले ये क्रेडिबिलिटी सीबीआई ईडी पे सवाल उठाते थे, अब जो देश का सेंट्रल बैंक है उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी अगर किसान उठाएगी। चलिए, वो विपक्ष का काम है। विपक्ष सरकार की अच्छी बातों के साथ तो इत्तेफाक रखता नहीं है और उनकी पॉलिसी भी यही होनी चाहिए। आखिर फिर वो विपक्ष में है तो क्यों है? चंद्रमोहन जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। चंद्रमोहन जी, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई तो डाटा के अंदर बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हुई? यूके का डाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों नहीं चला, बढ़ा क्यों नहीं? उस डाटे के अंदर आपकी बेरोजगारी की ग्रोथ 7.8 अगर बेरोजगारी के अंदर साथ साथ महंगाई की दर क्यों बढ़ती चली गई? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई यही तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्यों में हमेशा से विपक्ष सरकार पर, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा, लेकिन हकीकत यही है कि तमाम चुनौतियों के बीच भी जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में हमारी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, वो सरकार की नीतियों पर और पॉलिसीज को न सिर्फ मददगार साबित करते हुए दिखाई दे रही हैं और एक सकारात्मक उसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के लोगों का मानना यही है कि सरकार तमाम चुनौतियों से न सिर्फ देश को उबारने का काम कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में जब देश को एक विकसित देश बनाने की परिकल्पना की थी, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसी तरीके से रफ्तार आगे बढ़ी तो जल्द ही हम उस कल्पना को और उस सोच को भी अचीव कर पाएंगे। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आकाश जिंदल जी, सर्वेश पाठक जी, भास्कर घोष जी और चंद्रमोहन जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा, प्रणाम।